शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री ऑलराउंडर के साथ मैं हूं मलिक जमशेद और आज हम क्लास फर्स्ट ईयर क्लास 11th का जो है फिज़ी पार्ट 1 है, उसका केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जो कि बेसिक्स कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है, आज हम उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। और इंशाल्लाह जैसे हम 9th-10th की वीडियोस अपलोड कर रहे हैं केमिस्ट्री की, इसी तरह से फ़र्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की, इस तरह से BSc की भी साथ साथ चलेंगी। हमारा मेन मोटिव जो है वो ये है कि इस चैनल का मेन पर्पस ये है कि हमारे जितने भी जो गरीब स्टूडेंट्स हैं, वो स्टूडेंट्स जो इवन के 1000-2 फीस भी किसी जो है कोचिंग की या किसी भी एकेडमी की अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए एक तरह की मदद है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपके लिए किसी तरह की कोई कीमत नहीं है इसकी। तो कोशिश मेरी होगी कि मैं अपने इस मिशन को लेकर जो है ना कामयाब हो सकूं। और सबसे अहम बात यह है कि कंसेप्ट्स को प्रमोट करना है। हम जो भी पढ़ेंगे, चाहे थोड़ा पढ़ेंगे ना, लेकिन पढ़ेंगे समझ कर, ताकि हमारा जो एक अमली ज़िंदगी है, प्रैक्टिकल ज़िंदगी है, उसमें हमें पढ़कर कुछ फ़ायदा तो हो। मतलब दूसरे लफ्ज़ों में रटालाइजेशन को हम प्रमोट नहीं करेंगे। जो भी पढ़ेंगे उसको समझ कर पढ़ेंगे और उससे अपनी अमली ज़िंदगी से रिलेट करेंगे और उससे हमको जो भी सीखने को मिलेगा हम करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वक्त के ज़िया के बगैर आज हम शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्लास जो 11th है, इंशाल्लाह हम ये जो जितना भी हम पढ़ेंगे इसमें हम टोटली ना कंसेप्ट्स के साथ चलेंगे और चैप्टर वाइज चलेंगे। जितना भी कंटेंट होगा आपको चैप्टर वाइज मिलेगा। उसमें आपको एक्सरसाइजेस भी करवाऊंगा, आपको न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगा, आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी कराऊंगा, आपको कोई सेल्फ टेस्ट हैं, जो भी एवरीथिंग अबाउट केमिस्ट्री जो भी आपके चैप्टर का हिस्सा है। मैं कुछ बातें बेसिक्स खुद इंफॉर्मेशन दूंगा, कुछ बातें आपकी बुक्स में थोड़ी बहुत नहीं होंगी। उसका सिर्फ मकसद ये होता है ताकि आपको कंसेप्ट के साथ चलाया जाए। ठीक है, जैसे कि आप स्टूडेंट हैं, अब आपसे अगर आपका नाम पूछते हैं ना, कोई बंदा आपका नाम पूछता है, तो फिर वो बंदा आपके अब्बू का भी नाम पूछता है, मे बी दादा का भी नाम पूछे, तो वो क्यों पूछ रहा है? ताकि आपके मुताल्लिक जानने के लिए वो अपने तमाम कंसेप्ट्स को क्लियर कर ले कि हकीकत में आप कौन हो। मतलब एक दुनिया का जो एक रीत है, वैसे तो सब बराबर ही हैं, लेकिन बात यह है कि वो आपकी कास्ट पूछता है, वो आपके अब्बू का पूछता है, वो आपके जो है दादा का पूछता है, वो आपके फैमिली बैकग्राउंड का पूछता है, ताकि वो कोई ना कोई रिलेशन उसके साथ जोड़ ले और आपके मुतालिक उसे जानने में आसानी हो। मे बी वो पहले से आपको किसी लिंक से जानता हो। तो इसी तरह से केमिस्ट्री में कुछ बातें आपकी बुक में बस डायरेक्ट लिख दी जाती हैं, उनका जो बेसिक्स है वो वहाँ मेंशन नहीं होती। तो कुछ बातें मैं बताने की कोशिश करूँगा ताकि आपको वहाँ पर कोई कन्फ्यूजन ना हो। हमारा वैसे तो इस का जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 11th का, इसका नेम है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये थोड़ा सा लेक्चर में भी लंबा हो जाए, लेकिन क्योंकि इंट्रोडक्टरी भी है एक तरह से, और दूसरे लफ्ज़ों में हम इसमें बहुत कुछ पढ़ेंगे। अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास बेसिक्स कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में शुरुआत जो आपकी बुक में की गई है ना, वो एटम से की गई है। मीन टू से एटम की डेफिनेशन और फिर उसकी हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। ये सारा कुछ आगे, मतलब शुरुआत एटम से ही की गई है। असल में स्टूडेंट्स, बात कुछ इस तरीके से है कि अगर हम एटम को समझना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बोला ना कि आपके इंट्रोडक्शन के लिए आपके अब्बू, आपके दादा, आपकी फैमिली की कास्ट, ये कुछ जानने के लिए, ताकि आपके बारे में अच्छे से पता चले। अब हमें भी एटम के कुछ ना जो इसकी बैकग्राउंड है, मतलब ये है कहाँ से, समझ आ रही है? हिस्ट्री नहीं है, हिस्ट्री में तो हम ये देखेंगे कि ना इसे बैकग्राउंड से किसने दरियाफ्त किया, लेकिन हम ये देखेंगे कि इसके बैकग्राउंड में मतलब ये किसकी ब्रांच है, ये है क्या। हम जो इस एटम के ऊपर पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और स्टूडेंट्स, मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ, अगर आपको एटम के बैकग्राउंड का पता चल गया, जो कि असल में मैटर है, ठीक है, मतलब मैटर से एटम तक का जो सफ़र है, अगर आपको इसकी समझ आ जाती है, तो असल में इसी मैटर की स्टडी ही की तो केमिस्ट्री बोलते हैं ना। अगर मैं सादा लफ्ज़ बोलूँ, वो अलग बात है कि मैटर की 4 बातें हैं, रिएक्शंस हैं, प्रॉपर्टीज़ है, स्ट्रक्चर है,
ठीक है, और कंपोजिशन है, ये 4 बातें पढ़ें तो उसे केमिस्ट्री बोलते हैं। ओवरऑल तो हम मैटर को ही पढ़ रहे हैं ना, तो मैटर की स्टडी जो हम करते हैं उसी को केमिस्ट्री बोलते हैं। और मैटर के अंदर ही क्या होता है, एटम होता है। तो ये कहाँ पर पड़ा हुआ है, मैटर की भी तो फिर काफ़ी सारी क्लासिफिकेशन होती है ना। तो हमें मैटर को जानने जो है, समझने के लिए कि ये कैसे एटम तक पहुंचा है, तो इसकी हम थोड़ी सी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं जो कि बहुत ही अहम है। स्टूडेंट जल्दी से मैं आपको ये इस वजह से बता रहा हूँ, मैं चाहूँ ना तो यहीं एटम की तारीफ़ से आपका लेक्चर बना सकता हूँ। ये आपका 0 लेक्चर है, मैं पहले बता रहा हूँ। दिस इज़ नॉट योर लेक्चर नंबर 1, दिस इज़ योर 0 लेक्चर। आपको जो लेक्चर नंबर 1 है इंशाल्लाह वो नेक्स्ट होगा। ये 0 लेक्चर इतना अहम है कि आपको ये पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करते हैं, इस एटम को जान लेते हैं कि ये मैटर के साथ किस तरीके से लिंक है। सो टुडे इज़ योर 0 लेक्चर। 0 लेक्चर क्यों है, क्योंकि कंसेप्ट्स को अच्छे से समझना है। अच्छा तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, मैटर था, बात को समझते आइएगा। मैटर की 4 बातों की जो स्टडी है, या ऐसे समझें 4 पॉइंट्स की स्टडी को हम बोलते हैं केमिस्ट्री। समझ आ रही, इसका मतलब है, और हम भी तो क्या पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री ही तो पढ़ रहे हैं। अगर हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और उसकी स्टडी ही वो कहलाती है, और वो स्टडी किसकी है भाईजान, मैटर की। मैटर की 4 बातें वो हम अभी पढ़ेंगे बाद में। आप केमिस्ट्री की डेफिनेशन में हम इंशाल्लाह, आपने वैसे भी पढ़ा हुआ है, वो 4 बातें कौन कौन सी हैं, चलो मैं यहाँ मेंशन कर, यहाँ वजाहत बिल्कुल नहीं करूँगा मैं, क्योंकि ये आप 9th 10th में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपको केमिस्ट्री की डेफिनेशन में कन्फ्यूजन है तो आप मेरा 9th का लेक्चर जो है वो देख सकते हैं। सो 4 पॉइंट्स कौन से हैं हमारे पास, एक तो मैटर की स्ट्रक्चर के मुतालिक पढ़ते हैं, उसकी कंपोजिशन के मुतालिक पढ़ते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ के मुतालिक पढ़ते हैं जो कि फ़िज़िकल भी हो सकते हैं, केमिकल भी, और उसके रिएक्शंस के मुतालिक पढ़ते हैं। ये आपका 0 लेक्चर है, ये समझना बहुत ज़रूरी है, आपको सारा पता चल जाएगा। मैटर की स्टडी को केमिस्ट्री बोलते हैं, लेकिन मैटर की कौन सी स्टडी, मैटर के सिर्फ 4 बातें, ये वाली 4 बातें, मैं इनको यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा। बहरहाल आप कंसेप्ट समझिए हमारा मकसद, क्योंकि ये ऑलरेडी आप जानते होंगे इंशाल्लाह, माशाल्लाह आप क्लास 11th में आ चुके हैं। सो मैटर की इन 4 बातों की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ, मैं अगर और केमिस्ट्री की तारीफ सादा करूँ तो मैटर की स्टडी को क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री। साइंटिफिक वे में स्टडी करना केमिस्ट्री है। तो भाईजान फिर मैटर की क्लासिफिकेशन क्या है, क्योंकि अगर आपको मैटर की आ गई समझ तो केमिस्ट्री आपको बहुत आसान हो जाएगी। और ये बहुत ही अहम टॉपिक है इसको समझने के लिए। सो इफ़ यू वांट टू नो अबाउट केमिस्ट्री देन यू हैव टू लर्न अबाउट मैटर की हर बात का आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं बता देता हूँ, फिज़िकल मैटर को फिज़िकल क्लासिफिकेशन कौन सी, जो ज़ाहरी आपको नज़र आता है मैटर, उसकी बेस पर आप मैटर को कितने हिस्सों में तकसीम करते हैं। और दूसरा आपके पास होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। कौन सा स्टूडेंट्स, केमिकल क्लासिफिकेशन होता है। मैं आपको इंशाल्लाह एटम तक लेकर आऊँगा, ये हमारा मेन पर्पस कौन सा है कि एटम तक लेकर आना, ताकि मैटर की हम ये सारा कुछ करते आ रहे हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास फिज़िकल क्लासिफिकेशन, जब मैटर को फिज़िकली जो ज़ाहरी हमें नज़र आता है उसकी बेस पर अगर हम उसको डिवाइड करें तो हमें क्या दिखता है, हमें या तो वो सॉलिड फॉर्म में दिखता है मैटर, जैसे वाइट बोर्ड मार्कर है, ठीक है, या फिर लिक्विड, जैसे कि फॉर एग्जांपल पानी की बात कर रहे हैं। मतलब आपको कायनात में जो भी मैटर दिखेगा, सॉलिड, लिक्विड, किस में, गैस में, या फिर किस में, जैसे गैस एयर है आपके पास, एयर जो है वो मैटर है। इसी तरह से प्लाज्मा, ये जितने भी आपके सूरज हैं, सितारे हैं, ये सारे किसके हैं, प्लाज्मा के बने हुए, जो चमक, इनकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि ये ग्लो करते हैं ये। और इसी तरह से एक और भी आपके पास होती है, बोस आइंस्टाइन, ये आपकी बुक में नहीं है, चलें अभी आप उसका नाम ही याद रह जाए, ठीक है, इंशाल्लाह BSc में इसको हम फर्दर जो है डिस्कस करेंगे।
बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट ये भी एक मैटर होती है, दिस इज़ अ फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर कहा जाता है, लेकिन हमारा मकसद यहाँ इनको एक्सप्लेन करना नहीं है। ये बोस इंडिया का जो है आपके पास साइंटिस्ट था, आइंस्टाइन अमेरिका का था, इन दोनों ने मिलकर एक 5वीं स्टेट दी थी, इसे बोलते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। इंशाल्लाह मैं जल्द इसके ऊपर वीडियो अलग से बनाऊंगा कि ये क्या होता है, लेकिन अभी हमारा मकसद नहीं है। सॉलिड आप जानते हो, मेन आपके पास फंडामेंटल ये 3 मैटर की क्या होती हैं फिज़िकल क्लासिफिकेशन, या तो आपको सॉलिड में दिखेगा या फिर लिक्विड या किस में फिर गैस के अंदर आपको नज़र आएगा। तो स्टूडेंट्स ये मैटर को फिज़िकली देखा, और आपने सॉलिड स्टेट के ऊपर भी चैप्टर पढ़े होंगे, लिक्विड स्टेट के ऊपर, गैसियस स्टेट के ऊपर, प्लाज्मा के ऊपर। ये आपको केमिस्ट्री में अब अभी जो 11th आप पढ़ेंगे, इस सॉलिड और लिक्विड पर आपको एक चैप्टर पूरा देखने को मिलेगा, गैसियस स्टेट के ऊपर पूरा चैप्टर देखने को मिलेगा, जो कि इस मैटर की कौन सी आपकी बुक में ये 3rd चैप्टर है। ये जो सॉलिड और लिक्विड है ये आपके पास दोनों 4th चैप्टर में मौजूद हैं। तो मैं वही बता रहा हूँ, आगे जितनी भी स्टडी है वो आपकी सारी की सारी किसके ऊपर है, इसी मैटर की क्लासिफिकेशन के ऊपर है। सो समझिए ज़रा, ये आपके पास मेन आपके पास अभी इन्हीं को जहन में रखें, ठीक है। तो ये होगी फिज़िकल क्लासिफिकेशन। और दूसरी स्टूडेंट्स कौन सा है, केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन फिर 2 तरह की होती है फर्दर, और हमारे ये बहुत है। एटम आपको इधर देखने को मिलेगा, समझ आ रही है। तो इसमें आपके पास एक चीज़ क्या होती है, एक चीज़ होती है प्योर, दूसरी क्या होती है इम्प्योर। एक चीज़ होती है खालिस, दूसरी होती है ना खालिस। प्योर चीज़ फिर आगे आपके पास इसी प्योर चीज़ को हम बोल देते हैं सब्सटेंस, समझिएगा। प्योर चीज़ को क्या बोलते हैं, सब्सटेंस, और इम्प्योर चीज़ को हम बोलते हैं मिक्सचर। केमिकल, देखो केमिकल क्लासिफिकेशन का ये मतलब है कि वो रिएक्शन के लिहाज से किसी चीज़ के साथ मिलना, उसकी बेस पर, रिएक्टिविटी की बेस पर उसकी जो, या दूसरा लफ्ज़ में केमिकल कंपोजिशन की बेस पर उसकी कौन सी क्लासिफिकेशन है। तो ये ज़ाहिरी नज़र आने की बेस पर है, आपको कोई चीज़ मार कर कैसी दिख रही है, सॉलिड दिख रही है, हवा कैसी है गैसेस फॉर्म में, ये जो दिखे आपको अपनी आँखों वो फिज़िकल, ये केमिकल है क्लासिफिकेशन। इनमें से काफ़ी सारी चीज़ें आपको कुछ नज़र आएँ और अक्सर जो है आपको बाई माइक्रोस्कोप देखना पड़ेगा। तो प्योर चीज़ को हम स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं, सब्सटेंस, और इम्प्योर चीज़ को क्या बोल रहे हैं, मिक्सचर बोल रहे हैं। इसी प्योर सब्सटेंस के अंदर फिर इसकी आगे 2 टाइप्स हैं स्टूडेंट्स। अगर आपको इसे तो अच्छे से याद कर लेना ना आपने, सब्सटेंस में एक चीज़ आपके पास होता है एलिमेंट, और दूसरा चीज़ होता है आपके पास कंपाउंड। फिर मिक्सचर में आपके पास स्टूडेंट्स क्या होता है, एक आपके पास होता है होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा आपके पास स्टूडेंट्स होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है आपके पास, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, उसके बाद जो एलिमेंट होता है, इस एलिमेंट की फर्दर फिर 2 टाइप होती हैं। उनमें से एक आपके पास होता है एटम। इस एटम की ये बात होती है कि ये जो है अलग रह सकता है, मतलब ये सेपरेट रहता है। समझ आ रहे हैं स्टूडेंट्स, ये क्या रह सकता है, सेपरेट रह सकता है, मतलब एक एटम होता है। फिर इसी यही एलिमेंट 2 फॉर्म में होता है, या तो फिर एटम की फॉर्म में होता है, या फिर ये ऐसे समझिए एलिमेंटल मॉलिक्यूल होता है। ऐसा एलिमेंट है ना, देखें एलिमेंट या तो आपको एटम की शक्ल में दिखेगा, मैं भी बताता हूँ कैसे है। इसी के ऊपर हमारा चैप्टर है, हमारा चैप्टर इसके ऊपर है, इसी एटम के ऊपर, जो कि हम यहाँ पढ़ेंगे, और ये आपकी बुक में डायरेक्ट इसी की डेफिनेशन बताई गई है। तो ये इसकी पीछे वाली ये सारी कहानी समझाना ही बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपके पास एलिमेंट या तो एटम की फॉर्म में होता है, या तो मतलब एटम होता है, या फिर कौन सा होता है, मॉलिक्यूल होता है। तो एलिमेंट 2 फॉर्म में होता है, या तो एटम की फॉर्म में होता है, या फिर किस में, मॉलिक्यूल में। मॉलिक्यूल में ये कंबाइंड हालत में होता है,
ठीक है। अच्छा, उसके बाद कंपाउंड है। कंपाउंड आपके पास ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास जो होमोजीनियस मिक्सचर है, ये आपके पास इसकी एग्जांपल है आपके पास सॉल्यूशन, और आपकी क्लास 11th में ये 9वां चैप्टर पूरा इन्हीं के ऊपर है। इसका मतलब है वो बेसिकली अगर पीछे रोटेट करें तो वो मिक्सचर है। मिक्सचर को देखते हैं तो बात कहाँ पर आती है, मैटर के ऊपर। आप कहीं से भी चलें, एटम से चलें, ऐसे रोटेट करते हैं, बात कहाँ पर आएगी, मैटर के ऊपर आएगी। मैं ये समझाना चाह रहा था, एटम है कहाँ पर। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसकी बात करें कि मैटर क्या है, अच्छा स्टूडेंट अब मैं ऐसे करता हूँ कि मैं सिर्फ इसी एलिमेंट को ही ऊपर लिखता हूँ, क्योंकि हमारा मकसद एटम्स है। आप इसको ज़रा गौर से देख लें, इनका भी यहाँ समझाने का कोई मकसद नहीं है। जैसे जैसे पॉइंट टू पॉइंट आएगा मैं आपको समझाता जाऊँगा, लेकिन अभी हमें एटम के बारे में जानना है, क्योंकि शुरुआत इसी की डेफिनेशन को समझना है। आप बस यहाँ ये देख लें कि एलिमेंट, एटम सेपरेट फॉर्म में भी होता है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में होता है। ये यहाँ से सब्सटेंस, प्योर, केमिकल क्लासिफिकेशन और कहाँ पर है, मैटर तक ये जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ एटम मैटर की केमिकल क्लासिफिकेशन में जो प्योर चीज़ है उसमें एलिमेंट का एक क्या है, हिस्सा है। तो दूसरे लफ्ज़ों में एटम एलिमेंट का हिस्सा है, ये आपको याद रखना है। तो मैं इसको रेज़ कर रहा हूँ, अभी सिर्फ ऊपर क्या लिखते हैं, और इनको भी आपने समझ लिया है। तो मैं इस सारे हिस्से को क्या कर देता हूँ स्टूडेंट्स, रेज़ कर देता हूँ, ताकि हमें इस मैटर की मुतालिक और इस एटम के मुतालिक सही तरीके से क्या इंफॉर्मेशन मिले। दिस इज़ योर ज़ीरो लेक्चर, इंशाल्लाह आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने एंड किया है कि एलिमेंट फर्दर किस में है, एटम में है। अगर मैं आपको डायरेक्ट यहाँ से बताता तो कन्फ्यूजन होती है, या फिर किस में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है। और ये मॉलिक्यूल किसका होता है, एलिमेंटल मॉलिक्यूल कह दें, क्योंकि कंपाउंड का भी एक मॉलिक्यूल होता है, ये भी याद रखना है। वो जो कंपाउंड लिखा था ना उसमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में होते हैं। तो कंफ्यूज नहीं करना कि ये कंपाउंड वाला मॉलिक्यूल है या एलिमेंट वाला मॉलिक्यूल है। तो ये आपके पास कौन सा है, एलिमेंटल मॉलिक्यूल है। अब मान लीजिए आप देखते रहते हैं, मान लीजिए हम कार्बन की बात कर लेते हैं, कार्बन की। अब कार्बन हमारे पास स्टूडेंट्स अगर एक एलिमेंट है, समझिएगा इस बात को, जैसा कि कार्बन किसके अंदर होता है, समझिएगा, कार्बन आपके पास वुड, लकड़ी के अंदर होता है, ठीक है। अच्छा, वो जो आपके पास लेड पेंसिल नहीं होती, उसके अंदर जो सिक्का होता है, सिक्का, वो सिक्का ग्रेफाइट का बना होता है, और वो ग्रेफाइट किसका बना हुआ है, वो भी किसका बना होता है, वही कार्बन का बना हुआ है। आपके पास पेज हैं, वो किसके बने हैं, कार्बन के बने हुए। सो एग्जांपल ये दे रहा हूँ, वुड को ले लें या पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट वाला सिक्का, वो कार्बन है, वो कार्बन एलिमेंट का बना होता है। समझ आ रही है स्टूडेंट्स। अब मान लीजिए मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ, ये अगर आपके पास पेंसिल का सिक्का है, मैं इतना सा टुकड़ा लेता हूँ, और वैसे तो ये सारा जो पेंसिल का सिक्का है ग्रेफाइट है, मतलब कार्बन, काफ़ी सारे कार्बन एलिमेंट का बना हुआ है। मान लीजिए कि मेरे पास, मैं इस सिक्के में से एग्जांपल ले लें कि अलहदा कर लेता हूँ, कामयाब हो जाता हूँ। ये हमारे पास है एक कार्बन जो है एक एलिमेंट, समझ लो, दिस इज़ वन कार्बन एलिमेंट। मैं समझा रहा हूँ कि एटम क्या होता है। इस कार्बन के अंदर फिर छोटे छोटे क्या होते हैं स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा इसको मज़ीद बड़ा करके लिख देता हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी हो। ये मान लीजिए कार्बन एलिमेंट है एक, इस मैंने माइक्रोस्कोप लेकर बड़ा करके दिखा रहा हूँ। अब इस कार्बन एलिमेंट के अंदर फिर मज़ीद छोटे छोटे क्या होते हैं, हिस्से होते हैं। मतलब एलिमेंट के मज़ीद, ये पूरा नीले रंग का क्या है, एलिमेंट है, उसके अंदर मज़ीद छोटे छोटे क्या होते हैं स्टूडेंट्स, हिस्से होते हैं। इनको आप क्या बोल देते हैं, आपके पास ये एटम होते हैं। मैं इनके दरमियान भी साथ छोटा सी लिख देता हूँ, ये छोटे सी करके, मतलब ये सारे के सारे क्या हैं, मैं ये कार्बन के एटम है, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जितने भी आपको यहाँ दिख रहे हैं, एक कार्बन एलिमेंट के अंदर जितने भी दिख रहे हैं, ये सारे के सारे, इनको बोलना है सी एटम या फिर कार्बन एटम। इस कहानी को बताने का मकसद ये है, आपको ये पता चले
कि सी एलिमेंट, कार्बन एलिमेंट और कार्बन एटम में कितना फ़र्क है। एलिमेंट बड़ी चीज़ होती है, उस एलिमेंट के अंदर कई छोटे छोटे क्या होते हैं, हिस्से होते हैं, जिनमें से हर हिस्सा क्या होता है, कार्बन एटम कहलाता है। और एक मज़े की बात, एक कार्बन एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम होते हैं ये ऑल एटम्स आर सेम, ये सेम होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये एटम कुछ और तरीके का हो। अब ये तो बज़ाहिर आपको दिख रहे हैं, मैंने बड़े छोटे बना दिए, लेकिन वहाँ पर क्या होते हैं, सारे के सारे कार्बन एटम की तरह से स्टूडेंट क्या होते हैं, सारे के सारे सेम होते हैं। इनमें कोई भी ऐसा डिफरेंस नहीं होता कि ये आपको क्या दिखें कि फ़र्क है। सो अगर ये एक एटम है वैसा ये वाला होगा, जैसा ये है उसी तरह का ये वाला, इसके मतलब सारे के सारे एटम सेम होंगे। अब इस एटम को मैं फिर पकड़ता हूँ, समझिएगा। अब ये वो वाला एटम है, इसको मैंने बाहर निकाल दिया, इसको मैंने फिर देखा, माइक्रोस्कोपिकली देखा, ठीक है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से देखा इसको। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखूँ तो मुझे ये पता चलता है ये दरमियान में न्यूक्लियस है, उसके इर्द स्टूडेंट्स क्या हैं, ऐसे शेल दिखाई देते हैं। अच्छा, उन शेल में बात को समझिएगा स्टूडेंट्स, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या शेल दिखाई देते हैं, और इसके पहले शेल में मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दिखे, दूसरे शेल में मुझे कितने इलेक्ट्रॉन दिखे, ये 4 इलेक्ट्रॉन दिखे। दरमियान में मैंने गौर से देखा तो ये जो जमा वाला न्यूक्लियस मैंने बनाया था, इसमें प्रोटॉन था और साथ में इसके कौन था, न्यूट्रॉन था। मतलब प्रोटॉन प्लस क्या थे, न्यूट्रॉन थे। तो ये वाला जो आप अक्सर पढ़ते रहते हो, ये कार्बन का एक एटम होता है, ये कार्बन का एलिमेंट नहीं होता। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, एक कार्बन, इसका मतलब है ये जो मैंने यहाँ दिखा है, इस जैसे यहाँ पर काफ़ी सारे क्या होते हैं कार्बन के, ये जो सारे सीसी दिख रहे हैं वो सारे यही हैं। माइक्रोस्कोपिकली ओपन करके दिखा रहा हूँ कि एक एटम के अंदर क्या होता है। और ये एटम इसके अंदर जैसे कि आपको दिख रहे हैं, ये कार्बन में इसमें 6 आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 6 आपको प्रोटॉन दिख रहे हैं, और आपके पास 6 ही आपको क्या दिख रहे हैं, न्यूट्रॉन दिख रहे हैं। अच्छा, हुआ क्या, ये जो आप अक्सर कार्बन लिख देते हो, कार्बन के ऊपर 12 होता है, नीचे 6 होता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन, जो प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन ये सेम होते हैं, लेकिन हम बोलते हैं प्रोटॉन की तादाद को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन को तो हम काउंट ही नहीं करते, इतना छोटा मास होता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बराबर होता है। तो जो हम ऐसे भी तो कह सकते थे, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर हैं, हम कह सकते थे कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद को हम बोलते हैं एटॉमिक। ये नीचे वाला इसी को हम क्या बोल देते हैं स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर बोल देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, जो हमारे पास ये न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन है, अब इसको क्यों नहीं का साथ काउंट किया एटॉमिक नंबर में, मैंने क्यों बोला सिर्फ प्रोटॉन्स की तादाद को एटॉमिक नंबर बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास इतना ज़्यादा कम होता है। मैं बताऊंगा कि कितना इसका मास होता है, बस अब इतना ही समझें कि बहुत कम होता है कि हम इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास तकरीबन बराबर होता है, लेकिन थोड़ा सा न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से क्या होता है, ज़्यादा होता है। लेकिन अप्रॉक्सीमेटली दोनों को हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों का जो मास है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या है, वो बराबर है। तो प्रोटॉन की तादाद को एटॉमिक नंबर बोलते हैं, और जो न्यूट्रॉन है, अगर इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला दें, ठीक है स्टूडेंट, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, जी बोल देते हैं, एटॉमिक नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये जो इसको बोल देते हैं एटॉमिक मास, इसे ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और हम P+N यानी कि 6 + 6 कितने हो गए, 12, इसको हम क्या बोल देते हैं, मास बोल देते हैं। तो स्टूडेंट्स ज़रा गौर से देखिए कितनी कहानी है ये। एक एलिमेंट वुड में, वुड लकड़ी थी, पेंसिल का सिक्का, उसमें से मैंने लिया एलिमेंट ये वाला था। उस एलिमेंट के अंदर क्या था, काफ़ी सारे कार्बन के एटम थे जो कि सारे एक जैसे थे, इनमें कोई डिफरेंस नहीं था। उन कार्बन एटम में से मैंने एक एटम लिया, उस एटम को मैंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा, मुझे पता चला कि इस एटम के मज़ीद हिस्से हैं। यानी कि आप डिवाइड देखें, वुड को गौर से देखा तो क्या पता चला, एलिमेंट है। एलिमेंट को और देखा करीब से तो क्या पता चला, उसके अंदर एटम। एटम को मज़ीद देखा तो क्या पता चला, इसके अंदर फिर से। अभी तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसके अंदर ये आपको मैंने भी 3 बताए हैं, प्रोटॉन,
न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये तीन चीज़ें बताई हैं ना। अभी रिसेंट जो हमारे पास है, जो आजकल की स्टडी है, पता ये चला है कि इस एटम के अंदर कम से कम मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। मतलब इस एटम के अंदर मज़ीद भी क्या हैं, पार्टिकल्स हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी शामिल हैं, मगर इनके अलावा मोर देन फॉर एग्जांपल 97 टू फर्दर जो हैं वो मज़ीद हैं, जिनमें अब ये भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ये भी हैं, लेकिन ये ऑब्ज़र्व किया गया है और देखा गया है कि इस एटम के अंदर मज़ीद भी हैं, जैसे कि 97 टू 98 मज़ीद और भी हैं। मोर देन 100 तो कन्फर्म है ना, मोर देन 100 हैं जो इस एटम के अंदर पाए जाते हैं। अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं ये एटम कितना छोटा है, और ये एटम कितना छोटा है पता है आपको? ये एटम इतना छोटा है कि मैं एक नुक्ता लगा दूं ना, और इस नुक्ते ने पीछे वाइट बोर्ड की ज़रा सोचें कितनी जगह घेरी हुई है, बहुत ही कम जगह घेरी हुई है। इस जो कम जगह घेरी हुई है, अब ये एक तरह की वुड है और इसके मान लीजिए कि ये कार्बन है, क्योंकि ये वुड है, लकड़ी है एक तरह से, ठीक है, शीट है। सो इसके जो इस वाइट बोर्ड मार्क की इंक के पीछे जितनी इसने इंक ने जगह घेरी है, मतलब बहुत छोटी जगह, इतनी जगह घेरी है जितना ये डॉट है। तो अगर इसे माइक्रोस्कोप में देखें ना तो 2 मिलियन, कितने स्टूडेंट्स, 2 मिलियन एटम आपको देखने को मिलेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ 2 मिलियन कितने हैं, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, यानी कि 20 लाख एटम इस छोटे से वुड या लकड़ी के डॉट के पीछे मौजूद हैं। इस मतलब जो एटम हैं वो एटम इस जैसे हैं कार्बन के, मतलब इस डॉट में इस जैसे 20 लाख एटम कार्बन के मौजूद हैं। अब आप मुझे खुद बताएं, आप उसको आम आँख से देख सकते हैं? तो पहली बात तो क्लियर समझाना कि एटम को आम आँख से हम देख ही नहीं सकते, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये वाला एक स्केच है जो आपको समझाना बहुत ज़रूरी था। आई होप इस सारी कहानी को बताने का, अगर मैं यहाँ पर ऑक्सीजन ले लूँ, बात को समझिएगा, ठीक है, ये अगर मैं इनको रब कर देता हूँ और मैं ये किसी भी एक और एलिमेंट की एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पर क्या ले लेता हूँ, ऑक्सीजन एलिमेंट को ले लेता हूँ, ठीक है, जो कि एक गैस है, हवा में मौजूद है, जो हम अपने सांस लेने के यूज़ करते हैं। और मान लीजिए कि ये क्या है, ये ब्लू कलर का, इसे मैं क्या कर देता हूँ, ये ब्लू कलर का मान लीजिए कि ऑक्सीजन एलिमेंट है। तो उस एलिमेंट के अंदर फिर से क्या होंगे, ऑक्सीजन हमारे पास क्या होंगे, एटम होंगे। और बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं अभी बताने वाला हूँ, ऑक्सीजन क्या होंगे, एटम होंगे। याद रखिए जो एटम कार्बन के थे वो आपस में तो सेम थे, मतलब ये कार्बन के अगर 6 एटम है ना, एक एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम होते हैं वो सारे एक जैसे होते हैं, लेकिन वो एटम ऑक्सीजन के साथ नहीं मिल सकते। ऑक्सीजन के अपने एटम तो एक जैसे होंगे, मगर वो कार्बन के साथ सेम नहीं हो सकते। कार्बन के जो जितने हैं, चाहे लाखों में हैं, करोड़ों में हैं, वो उसके जितने भी होंगे सारे एटम सेम होंगे। लेकिन ऑक्सीजन के भी इस तरह से हैं, ऑक्सीजन के जितने भी एटम हैं, उसके चाहे 1 हो, 2 हो, हज़ारों हो, लाखों या मिलियंस में हो, वो आपस में साइज, जैसा ये ऑक्सीजन वैसा ये। और आप इसको अगर माइक्रोस्कोप में देखें तो पता ये चलेगा कि ये ऑक्सीजन, इसको मैंने एक ऑक्सीजन को यहाँ लिया, फिर माइक्रोस्कोप में देखा, पता चला कि ऑक्सीजन के कितने हैं, 16 एटॉमिक मास है और 8 आपके पास क्या है, उसका एटॉमिक नंबर है। तो 8 मतलब क्या, प्रोटॉन की तादाद है, 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में देखे, 4 यहाँ पर, 6 और ये 2, 8। ये इस तरह का एटम, जैसा कि एक ये वाला एटम है, इसी तरह से ये सारे के सारे आपको एटम इसी तरीके से देखने को मिलेंगे। तो इसी तरीके से फिर प्रोटॉन की तादाद यहाँ पर कितनी हो गई, 8 हो गई। इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए, 8। इलेक्ट्रॉन का मास काउंट नहीं होता, बहुत छोटा होता है। इसी वजह से हम न्यूट्रॉन आपके पास ऑलमोस्ट प्रोटॉन जितने ही होते हैं, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही यहाँ पर क्या होता है, न्यूट्रॉन होते हैं। फिर प्रोटॉन की तादाद को हम क्या बोल देते हैं, एटॉमिक नंबर, और ए इसको क्या बोल देते हैं, ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, मास नंबर, या इसको एटॉमिक मास बोल देते हैं। तो ये एक कहानी होती है एटम के पीछे, जो कि हमें सही तरीके से समझाई नहीं जाती, हमें वो कंसेप्ट नहीं दिया जाता जो जिस तरीके से देना चाहिए था। तो पता तो चले, इसका मतलब ये हुआ जैसे एक डॉट में इतने एटम हैं, इसका मतलब है तो एटम तो बहुत बहुत ही ज़्यादा छोटा है।
आम आँख से देखना तो दूर, से इमेजिन करना भी बहुत मुश्किल है। तो ये सारा बताना क्यों ज़रूरी था? हम इस चैप्टर को, हम इस एटम को पढ़ेंगे, हम इसको क्या पढ़ेंगे? इस एटम को पढ़ने वाले हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, एक मज़ीद बता देता हूं मैं। अब मैं इसको रेज़ कर देता हूं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा कुछ पार्ट इसका रेज़ करके एक रिएक्शन लिख देता हूं आपको समझाने के लिए। अभी इस एटम के अंदर जो 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जैसा कि कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स का नाम चलो मैं बता देता हूँ, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो है ना। इसके अलावा कुछ और हैं, जैसे कि प्रोटॉन, इस तरह से पॉजिट्रॉन है, न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो है, हाइप्रॉन है। ये सारे के सारे ऐसे हैं, पॉजिट्रॉन, हाइप्रॉन, इस तरह से न्यूट्रिनो है आपके पास, फिर एंटी न्यूट्रिनो है। ये ऐसे सब्सटेंस जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इनको भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन को भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। मगर एक पॉइंट गौर से सुन लें, इन्हीं मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स में से जो मेन सब एटॉमिक पार्टिकल जो एटम के बारे में अहम बातें बताते हैं, वो कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और कौन सा है? न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इनको, ये भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इनको एक स्पेशल नेम दिया गया है। वो कौन सा है? कि ये किसी भी एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम हैं। ये किसी एटम के बुनियादी, मतलब अहम, वो बातें जो बाकी 97 नहीं बताते, जो ये जो 3 हैं, ये बहुत अहम बातें बताते हैं एटम के मुतालिक। फंडामेंटल पार्टिकल्स इनको कहा जाता है, किसके? ऑफ एटम के। तो ये आई होप आपको इसका बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब मैं क्या करता हूँ, एक रिएक्शन लिखता हूँ। आपने ये अक्सर रिएक्शन देखने को मिले होंगे। मान लीजिए C+O2 इट गिव्स अस CO2। आपने ये रिएक्शन देखा होगा, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं? CO2। अब जो मेन पॉइंट है ना समझाने वाला, ये स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। वो ये समझते हैं कि ये शायद कार्बन एलिमेंट मिल रहा है। ये स्टूडेंट्स एलिमेंट नहीं है, ये भी एलिमेंट नहीं है। ये जो ये बनने वाला है, ये तो कंपाउंड है ना, इसका फार्मूला है। ये मिक्सचर भी नहीं है। अगर आपको मिक्सचर का कन्फ्यूजन है तो मेरा जो है 9th का वीडियो है, उसको ज़रा गौर से देखें पहले। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात ये बताऊं कि ये वाला जो कार्बन है ना, कार्बन, ये कार्बन एटम है। कार्बन एटम कौन से वाला? ये जो कार्बन एलिमेंट के अंदर एक एटम था, ये वाला एटम है हमारे पास स्टूडेंट्स। अच्छा, उसके बाद ऑक्सीजन कौन सा है? ये वाले जो ये दोनों एटम हैं, ये यहाँ से एक ऑक्सीजन नहीं, 2 ऑक्सीजन हिस्सा लेंगे। कितने हिस्सा लेंगे? 2 ऑक्सीजन हिस्सा लेंगे। और ये वो वाले ऑक्सीजन है। इसका मतलब हुआ रिएक्शन में जो हमारे पास होते हैं, जो हम अक्सर देखने को मिलते हैं, वो उनके एटम हिस्सा लेते हैं, एलिमेंट नहीं होते वो। बात तो एक ही है, एलिमेंट के हिस्से हैं, लेकिन मेन फ़र्क पता होना चाहिए। ये वाला ब्लू वाला एलिमेंट नहीं है, बल्कि उसके अंदर मौजूद वाला कौन सा है? एटम है, वो हिस्सा लेते हैं रिएक्शन में। तो ये कार्बन, इसीलिए हम पढ़ते हैं कार्बन एलिमेंट नहीं, कार्बन एटम। जब भी ऑक्सीजन मालिक्यूल क्यों बोलते हैं, अब ये हम पढ़ेंगे मालिक्यूल क्या होता है, अभी हम करेंगे, क्योंकि ये आज़ाद इकट्ठे नहीं रह सकते, इसी वजह से इनको मालिक्यूल की फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो अभी इतना समझें कि एक कार्बन हिस्सा लेता है, 2 ऑक्सीजन के इस जैसे एटम हिस्सा लेते हैं, वो मिलते हैं और बना देते हैं आपके पास कौन सा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आप ज़रा गौर से, इस तरह से कोई भी रिएक्शन हो, मान लीजिए 2H2 + O2 इट गिव्स अस, सॉरी फॉरवर्ड में होगा ये, इट गिव्स अस 2H2O। 2 हाइड्रोजन के एटम हिस्सा ले रहे हैं, सॉरी 4, 2 × 2, ठीक है, 4 हाइड्रोजन के एटम हिस्सा ले रहे हैं यहाँ पर, और 2 ऑक्सीजन के एटम हिस्सा ले रहे हैं। अगर ओवरऑल एक पानी की मालिक्यूल की बात करें, क्योंकि ये बैलेंस करने के लिए ऐसा किया जाता है, अगर मैं, क्योंकि बैलेंस रिएक्शन ऐसा होता है, अगर मैं जनरली लिखूँ तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिल जाएँ तो क्या हो जाता है? H2O बनता है। 2 हाइड्रोजन एटम हिस्सा ले रहे हैं, 1 ऑक्सीजन ले रहा है, तब ये एटम इनके मिलते हैं तो पानी का मालिक्यूल क्या है? जाके बनता है। तो मेन बात ये समझें कि एक एटम रिएक्शन में हिस्सा लेता है। तो देखें
कितना छोटा हिस्सा है जिसे हम आम आँख से देख नहीं सकते, उसकी इतनी वैल्यू है कि वो रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तो आप ज़रा खुद से देखें कि एक एटम इतना छोटा होने के बावजूद कि एक नुक्ते में 20 लाख एटम है, उनमें से एक एटम रिएक्शन में क्या कर सकता है, हिस्सा ले सकता है। तो जो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है, इसका एक बहुत बड़ा अहम क्या है पॉइंट है, इसे हम बोलते हैं CO2 बोल देते हैं, जो कि एटम के मुतालिक है। ये बहुत ही अहम है। आई होप आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। अच्छा स्टूडेंट, अब हम इसको रेज़ कर देते हैं और जल्दी से एक छोटा सा पॉइंट रह गया उसे हम करते हैं और इस लेक्चर को एंड करते हैं। ये बहुत ही अहम लेक्चर है जिसमें हमें ये सीखने को मिला कि एक एटम दर हकीकत कितना छोटा है कि एक डॉट के अंदर भी क्या होते हैं 2 मिलियन एटम्स के हैं, 20 लाख एटम मौजूद हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपको फिर इस जब एटम तक बात पहुँच ही गई है, समझिएगा इस बात को, तो मैटर में मैं भी इसकी डेफिनेशन आपको क्लियर करके फिर इसको एंड कर दे लेक्चर को। इस मैटर में मैंने अभी एलिमेंट को, मैटर में हमने किसको पढ़ा, एलिमेंट को। एलिमेंट में हमने क्या पढ़ा, एक एटम होता है, दूसरा कौन सा होता है, मॉलिक्यूल होता है। मॉलिक्यूल वो भी कौन सा, एलिमेंट वाला मॉलिक्यूल, क्योंकि कंपाउंड वाला भी मॉलिक्यूल होता है, वो हम पढ़ेंगे, कंफ्यूज नहीं करना, इसको मिक्स नहीं करना। एलिमेंटल मॉलिक्यूल मैंने लिख दिया। तो इस एटम का ये इतनी वैल्यू है, मतलब इस एटम को देखने के बाद जो अभी ऑक्सीजन का बनाया था, और जैसे कि C+O2 मिल के क्या बना रहा था, CO2 बता रहा था, इसको देखें तो इस एटम की इतनी वैल्यू है कि ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या कर सकता है, कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब ये है कि ये रिएक्शन के अंदर क्या ले सकता है, हिस्सा ले सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। और आपने ये देखा, ये एटम हिस्सा ले रहे हैं, 2 एटम, 1 एटम। इस एटम की इतनी वैल्यू, हालांकि खुद बहुत छोटा है लेकिन रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है। दूसरी बात, ये एग्जिस्ट, मतलब आपको एटम देखने को कैसे मिलेगा, ये इंडिपेंडेंटली या सिंपल लफ्ज़ कौन सा है, फ्रीली। ये आपको आज़ादाना भी दिख सकता है, फ्रीली, और मे नॉट फ्रीली। आपको ये आज़ाद दिख भी सकता है, नहीं भी दिख सकता, कभी आज़ाद होगा अलग भी दिख सकता है, आपको किसी के साथ मिला हुआ भी दिख सकता है। अब यही बात है, ये जो एटम है, ये एटम आपके पास स्टूडेंट्स क्या होता है, एटम आपके पास, ये मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि कौन सा आज़ाद रह सकता है। स्टूडेंट्स, आपने नोबल गैसेस पढ़ी होंगी, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, जितने भी हैं ये सारे के सारे एलिमेंट और उनके जो भी एटम है ना, ये आज़ाद रहते हैं। मतलब किसी के साथ मिलते नहीं। क्यों नहीं मिलते, आपको पता है कि इनके ऑक्टेट पूरे होते हैं और ये किसी के साथ रिएक्शन जो है नहीं करना चाहता है, क्योंकि ये पहले से स्टेबल है। तो जितने भी नोबल गैसेस के, मतलब हीलियम एलिमेंट होगा, फिर उसके अंदर एटम होंगे, उसके जितने भी एटम हैं, हीलियम के एटम, नियॉन के एटम, आर्गॉन के एटम, वो सारे के सारे आपको ना आज़ाद दिखेंगे। मतलब कभी भी आपको मिले हुए किसी के साथ दिखाई नहीं देंगे। तो हीलियम, नियॉन, आर्गॉन आपको अलग, मतलब ऐसा नहीं होगा कि ऐसे हो हीलियम ने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ हो, नियॉन ने आपके पास फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ, नहीं, कभी भी आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये आज़ादाना रहते हैं, क्योंकि बहुत स्टेबल होते हैं, इन्हें किसी के साथ मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बात है आपके पास। उसके बाद हमने एटम के बारे में ये जाना कि एक एटम के पास जो है मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जिनमें मैंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पढ़ा है, पॉजिट्रॉन पढ़ा है, हाइप्रोन पढ़ा है, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो पढ़ा है। अब इन 100 में से 3 बहुत मशहूर हैं। वो कौन से हैं? प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, और कौन सा है? न्यूट्रॉन है। इन 3 को हम बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स बोल देते हैं। ये यहाँ तक क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अच्छा स्टूडेंट्स, कुछ एटम ऐसे होते हैं जो आज़ाद नहीं रहते। कुछ एटम जो मेटल के होते हैं, मेटल के, ठीक है स्टूडेंट, मेटल जो पीरियोडिक टेबल में, अगर आप गौर से देखें ना पीरियोडिक टेबल में, ये ज़रा इसको जहन में रख लें,
जो पीरियोडिक टेबल है, ये वाली साइड है ना, राइट साइड, इधर मोस्टली नॉन मेटल आपको देखने को मिलती हैं, समझिएगा। जैसा कि आपके पास जो है स्टूडेंट्स फ्लोरीन है, आपके पास क्लोरीन है, आपके पास ऑक्सीजन है, आपके पास नाइट्रोजन, ये आगे पीछे लिख रहा हूँ वैसे समझा रहा हूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे के सारे एलिमेंट यहाँ पाए जाते हैं। ये मतलब नॉन मेटल की साइड, यहाँ मेटलाइड्स होते हैं जो ना मेटल जैसे ना नॉन मेटल। ये जो लेफ़्ट साइड है यहाँ पर आपको मोस्टली मेटल दिखते हैं, जैसा कि आपके पास है लिथियम है, सोडियम है यहाँ पर, उसके बाद है आपके पास पोटाशियम है, रुबिडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ETC, ये वाले इस हिस्से में आपको दिखाई देते हैं। तो मेटल्स आपके पास लेफ़्ट साइड पर हैं, नॉन मेटल राइट साइड के ऊपर हैं, दरमियान में मेटलाइड्स हैं। जितने एक तो ये तो कन्फर्म रहेंगे ना, ये जो एटम के नोबल गैसेस, ये यहाँ एंड के ऊपर मौजूद है, यहाँ पर ये आपके पास क्या रहते हैं, इनके ऑक्टेट पूरे होने की वजह से इनके एटम अलग रहते हैं, वो किसी के साथ मिलकर नहीं रहते। और मोस्टली कुछ ऐसे मेटल भी हैं जैसे कि सोडियम भी अलग रह सकता है, ठीक है, किसी के साथ वो स्टेबल मज़ीद होने के लिए, जैसे कि NaCl के साथ Na इस वजह से जुड़ता था कि कुछ ज़्यादा स्टेबल हो जाए, लेकिन ये अलग रहना चाहें तो रह सकते हैं। क्लोरीन जैसे कि मेटल हो गया, पोटाशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, इनके एटम भी किसी हद तक क्या रह सकते हैं, अलग रह सकते हैं। लेकिन जो है ना नॉन मेटल, इनके एटम कभी भी अलग नहीं रह सकते। तो इनके एटम क्या करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आपको हमेशा ऐसे दिखेगा O2, फ्लोरीन आपको F2, नाइट्रोजन आपको N2, हाइड्रोजन नॉन मेटल है H2। तो ये मोस्टली आपको इस हालत में, अब इनमें और इनमें फ़र्क क्या है, इनमें और इनमें फ़र्क क्या है, ये वही एटम है, समझिएगा स्टूडेंट्स, ये वही एटम हैं, ये अलग रहते हैं और अलग रहने की बेस्ट एग्जांपल नोबल गैसेस वाली है। ये फिर दूसरों के साथ मिलकर स्टेबिलिटी करते हैं, लेकिन किसी हद तक ये अलग रह सकते हैं। सो ये नॉन मेटल जितने भी हैं ऑलमोस्ट आपके पास, इसमें मेटलाइड्स भी आपके पास आ जाते हैं। मेटल और मेटलाइड्स ये अलहदा रह सकते हैं, ठीक है, कुछ हद तक अलहदा रह सकते हैं। नोबल गैसेस तो बिल्कुल ही अलहदा रहते हैं ना। तो जितने भी नॉन मेटल हैं, स्पेशली नॉन मेटल, तो देखो ना एटम्स में भी तो फ़र्क है ना, कि वो एटम जो हैं वो मेटल और मेटलाइड्स के होंगे तो वो आज़ाद रह सकते हैं, मतलब किसी के साथ मिलेंगे नहीं, ठीक है। एटम अगर हीलियम का एटम है तो वो बिल्कुल ऐसे होगा, इस तरह का, ये आज़ाद रहेगा, किसी के साथ मिलेगा नहीं। अगर ऑक्सीजन के हैं तो ये आपको बज़ाहिर हम अलग से दिखा देते हैं कि ये ऑक्सीजन का एटम है, लेकिन ये मोस्टली मिलकर रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये इस हालत में स्टेबल नहीं होते। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस एटम की अच्छे से समझ आ चुकी होगी, और मैं अब जल्दी से इन चीज़ों को, देखो मैं ये चीज़ें इस वजह से बता रहा हूँ, ये आपकी बुक में मेंशन है। जितने भी नॉन मेटल हैं उनके एटम इकट्ठे रहते हैं, जितने भी मेटल और मेटलाइड्स हैं और या नोबल गैसेस हैं उनके एटम क्या रहते हैं स्टूडेंट्स, वो अलग रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस हालत में स्टेबल होते हैं। तो इन सारी बातों को जो अब तक हमने पढ़ा, एटम की डेफिनेशन, जो मौजूदा डेफिनेशन, अभी हिस्ट्री की मैं डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ कि हिस्ट्री में क्या कहा गया था, उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं अगर एटम की डेफिनेशन बता दूँ, इस लेक्चर को यहीं वाइंड अप करते हैं हम डेफिनेशन ऑफ एटम के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास इसकी डेफिनेशन दो तरीके से की जाती है, तो या एक ही वे में बता देते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, आप समझिएगा, अब आपको तारीफ सारी समझ आ जाएगी। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसका है? एलिमेंट का। ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट in a chemical reaction is called atom। तो स्टूडेंट्स, एक तारीफ तो ये की जाती है एटम की कि वो रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है, जैसे कि C+O2 मिलके क्या बनाता है? CO2। देखो, एक एटम के पास इतनी सलाहियत है, एक एलिमेंट का, वो जो मैंने CC बनाए थे छोटे से,
उस एलिमेंट का ये वाला एटम किसी दूसरे के साथ मिलके क्या बना सकता है, CO2 बना सकता है। तो किसका हिस्सा है, एलिमेंट का हिस्सा है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, ये बात याद रखनी है, विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, में बता चुका हूँ, ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एटम बोल सकते हैं। यानी कि एटम हो और वो रिएक्शन में हिस्सा ना ले तो ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। वो अलग बात है कि ये हिस्सा नहीं लेते क्योंकि ये स्टेबल हैं, इनके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। इंशाल्लाह हम ये पढ़ेंगे कि 8 ऑक्टेट क्या होता है। और इसकी दूसरी डेफिनेशन स्टूडेंट ये की जाती है, मैं इसी को रेज करके यहाँ लिख देता हूँ, मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ तरीके से की जाती है, तो आप ये भी लिख दें, ये भी डेफिनेशन ठीक है, या इसकी डेफिनेशन ये कर दें, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस। देखिए मैं बताता हूँ सब्सटेंस क्या है, सब्सटेंस लिख दें तो भी ठीक है, एलिमेंट, लेकिन एलिमेंट ज़्यादा प्रॉपर वर्ड है क्योंकि एलिमेंट मैटर में फिर सब्सटेंस की किस्म कौन सी है, एलिमेंट है, इस वजह से द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस भी कह सकते हो, लेकिन बेस्ट वर्ड कौन सा है, जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इस बड़े लफ्ज़ की जगह आप सिंपल फ्री लिख सकते हैं, फ्रीली, और नॉट इंडिपेंडेंटली दोबारा लिख दो या सिंपल फ्री लिख दो। जी एटम की तारीफ है, जो अलग भी रह सकते हैं लेकिन जो अभी अलग नहीं रह सकते, एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते। जैसे कि नहीं रह सकने की बात, इनकी एग्जांपल है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नॉन मेटल वाली मिसाल है, फ्लोरीन, क्लोरीन, जो इस हिस्से में आते हैं। ऑलमोस्ट सब नहीं भी हो सकते लेकिन कुछ इस हिस्से में आते हैं। तो नॉन मेटल के सेंस में कहो तो वो एटम की ये कहोगे कि नॉट फ्रीली। अगर आप नोबल गैसेस और कुछ मेटल और मेटलाइट्स की बात करो तो फिर क्या बोलेंगे कि एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमारी केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होती है, पूरी होती, सॉरी एटम की डेफिनेशन क्या होती है, पूरी होती है। आई होप इतनी सारी डिस्कशन करने का मकसद ये था, लेक्चर सॉरी काफ़ी बड़ा हो गया है लेकिन ये 0 लेक्चर था, इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, इसका बताना बहुत ज़रूरी था ताकि आपको सारे डाउट एटम के मुतालिक पूरे हों। इंशाल्लाह अब मैं जब एटम की डेफिनेशन क्लियर करने के बाद फर्दर इसकी हिस्ट्री बताऊँगा तो आपको किसी भी तरह का कोई भी मसला नहीं होगा। और ये आखिर में एक सिर्फ बात बता दूँ, जब एटम आपस में मिल जाते हैं ना मुख्तलिफ, तो जो चीज़ जब डिफरेंट एटम इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको हम कंपाउंड बोलते हैं। बस ये बात थोड़ी सी ऐड कर लें कि जब डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम आपस में मिलते हैं तो जो नई चीज़ बनती है वो होती है कंपाउंड। तो स्टूडेंट मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जो कि लेक्चर नंबर आपका 1 होगा, ठीक है। तो ये आपका 0 लेक्चर था सिर्फ आपके कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि लेक्चर नंबर 1 है, उसमें हम एटम की डेफिनेशन तो ऑलरेडी कर चुके हैं, उसको थोड़ा सा रिकॉल करते हुए हम एटम की हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो को सबको शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।